हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे हाइड्रो पावर प्लांट। तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देखा, कुछ डिस्कस किया, उसके किस तरीके का साइट का सिलेक्शन होना चाहिए वो हम लोगों ने किया, और उसमें पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, और साइट का सिलेक्शन किस जगह पर होना चाहिए और कैसे करें। तो अब इस क्लास में हम लोग जो स्टडी करेंगे कि जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक। क्योंकि कोई भी अगर हम लोग पावर प्लांट बनाते हैं तो उसका एडवांटेज भी होता है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको कंपेयर करते हैं अदर पावर प्लांट्स के साथ, देन एक रिजल्ट निकालते हैं कि ये पावर प्लांट जो है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यूअस जुड़े रहिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, देन आपको अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग देखा है कि अगर हम लोग कोई भी प्लांट यूज़ करते हो तो उसमें हम लोग कोई ना कोई फ्यूल यूज करते थे। जैसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर फ्यूल के रूप में हम लोग कोल यूज करते थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में हम लोग यूरेनियम यूज करते हैं, ठीक है। डीजल पावर प्लांट में डीजल यूज करते थे, और गैस पावर प्लांट में गैस का यूज करते थे उसको हीट करने के लिए। उसी तरीके से में ये जो मेरा हाइड्रो पावर प्लांट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूल के रूप में वाटर यूज करते हैं, ठीक है। और ये वाटर है जो पूरे नेचर में अवेलेबल है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। मतलब कि जो फ्यूल का जो कॉस्ट है अदर पावर प्लांट में कहीं ना कहीं उसको हमको खरीदना पड़ता था, ठीक है, जिससे फ्यूल का कॉस्ट अपना इंक्रीज हो जाता। बट यहाँ पे क्या है कि नेचर में हमारा जो फ्यूल है वो अवेलेबल है, तो इस फ्यूल को हमको वाटर को खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मेरा यहाँ फ्यूल का कॉस्ट है वो यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें इस तरीके जो वाटर यूज हो रहा है, वाटर से किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इस पावर प्लांट में जब कोई भी एसेस, कोई भी वेस्टेज नहीं निकलते हैं तो आपकी स्टोरेज की भी समस्या नहीं है कि कोई एस अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे हम लोग डिस्पोज करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं कि आपका हाइड्रो पावर प्लांट का क्या एडवांटेज है। देखिए हम लोग एक बार कि the useful life of hydro power plant is around 15 years as compared to around 25 to 30 years of steam power station। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है उसका जो लाइफ होता है, जो हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अप्रॉक्स 50 ईयर्स के लिए होता है, 50 साल के लिए होता है। जबकि हम लोग किसी थर्मल पावर प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको जो हम लोग बनाते हैं, तो उसकी लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो उसकी लाइफ जो होती है 25 से 30 साल होती है, ठीक है। तो उसके कंपेरिजन में हम देखें तो इसकी लाइफ अप्रॉक्स डबल है, ठीक है। कि एक बार हम लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट को अगर कहीं पे अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम लोग आने वाले 50 सालों तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई थर्मल पावर प्लांट को हम लोग कहीं पर सेटअप करते हैं तो उसको जो यूजफुल लाइफ होती है वो होती है 25 से 30 साल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो अदर प्लांट के कंपैरिजन में जो इसका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा लंबाई है, हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, द हाइड्रो पावर प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी फ्यूल, ठीक है। देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। मैंने अभी बोला कि इसमें किसी भी तरीके का फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो अपने को कोयला चाहिए, ना तो यूरेनियम चाहिए, ना डीजल चाहिए, ठीक है। अगर इन पावर प्लांट में क्या होता है कि इस तरीके के जो भी फ्यूल होते हैं उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज ए फ्यूल के रूप में, ठीक है। तो इसमें जो फ्यूल का कॉस्ट है जीरो, जब फ्यूल का कॉस्ट जीरो है तो जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा अपना क्या है, एडवांटेज है कि इस पावर प्लांट का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है बहुत ही लो होता है। अगला पॉइंट देखें, देयर आर नो स्टैंड बाई लॉसेज इन हाइड्रो पावर प्लांट, कि हम लोग इसको पावर बैकअप के रूप में अगर यूज करते हैं, अगर स्टैंड बाई यूनिट के रूप में कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरीके का लॉसेस नहीं होता है, और इसको हम लोग क्विक क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्विक बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका ये भी एक एडवांटेज है कि अगर इसको हम लोग स्टैंड बाई यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरीके का लॉस नहीं है, ठीक है। बाकी अदर पावर प्लांट में क्या होता है कि अगर स्टैंड बाई यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। क्लियर। आगे देखें, हाइड्रो पावर प्लांट आर मोस्ट रोबस्ट एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट। मतलब कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है अदर पावर प्लांट के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। हम लोग इसका इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग वर्क होता है,
ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी मजबूत होता है, तभी तो इसकी लाइफ अराउंड 50 ईयर्स के लमसम होती है, ठीक है। जबकि अदर पावर प्लांट की जो होल लाइफ होती है वो 25 से 30 साल के बीच में होती है। तो उस तरीके से देखें तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हाइड्रो पावर प्लांट का जो है वो अदर प्लांट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। क्लियर। आगे, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इसमें क्या आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेजेस नहीं है, ठीक है। ना कहीं बॉयलर है, ठीक है, ना फर्नेस है, ठीक है, ना तो आपका आईडी फैन, एफडी फैन, बहुत सारा ऑपरेटर्स यूज नहीं हो रहा है, ना तो उस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए रिएक्टर है, ना कंट्रोल रॉड है, ना मॉडरेटर है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो जो ओवरऑल इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत कम है। जब ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है तो उससे क्या होता है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अदर प्लांट के कंपैरिजन में जो हाइड्रो पावर प्लांट में जो भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। क्लियर। आगे, इफिशियंसी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट डज नॉट रिड्यूस विथ एज। ठीक है। इस पावर प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे जैसे इस पावर प्लांट की जो एज है वो बढ़ती जाएगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी में किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी क्षमता में किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर थर्मल हो, न्यूक्लियर हो या डीजल हो, जैसे डीजल पावर प्लांट की जो लाइफ होती है वो 5 से 7 साल या 7 से 10 साल के बीच होती है। इसके बाद अगर उस पावर प्लांट से हम लोग जनरेट करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी घट के 10% रह जाती है, 20% रह जाती है। तो उसी तरीके से हम लोग थर्मल पावर प्लांट की भी बात करें कि एक टाइम के बाद जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है, इसमें टाइम के साथ एक एज लिमिट के बाद भी इस पावर प्लांट की एफिशिएंसी जितनी पहले थी उतनी ही अब रहती है। जबकि अदर पावर प्लांट में क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसका एज होता जाता है वैसे वैसे उनकी जो मशीनें हैं वो पुरानी होती जाती है और ओवरऑल जो मेरी एफिशिएंसी है, जो मेरा पावर आउटपुट है वो रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एज के साथ जो इसकी एफिशिएंसी में किसी भी तरीके का फर्क नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो पावर डज नॉट रिड्यूस विथ एज। कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड अदर फ्यूल। अगर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट का यूज कर रहे हैं अपने लोड डिमांड को पूरा करने के लिए, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग कोयले का, यूरेनियम का, डीजल का, ठीक है, इस तरीके का जो हम लोग फ्यूल यूज करके पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए कि हाइड्रो पावर प्लांट से ज़्यादा हम लोग पावर को जनरेट करें। जो मेरा लोड डिमांड है आपका कोल से, न्यूक्लियर से, डीजल से पूरा हो रहा था, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट से अगर हम लोग पूरा करते हैं तो इस तरीके के जो फ्यूल है, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हाइड्रो पावर प्लांट का, ठीक है। ये हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा जो फ्यूल है उसको हम लोग बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगला पॉइंट है, इट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर का एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग एक तो काम है इसका कि पावर को जनरेट करना है। इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उससे हम, इसका मेन काम क्या है, ये इरिगेशन के भी काम आता है, ठीक है। बहुत जगह जो वाटर सप्लाई होता है, जैसे पीने के लिए जो वाटर सप्लाई होता है वो भी इसके थ्रू सप्लाई होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मल्टीपर्पज वर्क है, पावर भी जनरेट होता है आपका, कृषि वर्क में भी, एग्रीकल्चर वर्क में भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। पीने वाले पानी के लिए भी हम लोग इस प्रोजेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मल्टीपर्पज यूज है हाइड्रो पावर प्लांट का। फ्री फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर है, वाटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वाटर को टरबाइन के ब्लेड से फॉल कराते हैं, टरबाइन में रोटेशन होता है, देन उससे आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, अपना पावर जनरेट होता है। तो इसमें इस तरीके का पावर प्लांट में किसी भी तरीके का एयर पोल्यूशन नहीं होता है, एयर से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना तो इसमें कुछ जलता है, ना तो कोई स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ना कोई जब कंबसन होगा, ना कोई गैसेस निकलेगी, तो आपका जो एयर पोल्यूशन है वो भी नहीं होगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट पूरी तरीके से क्या है, आपका इको फ्रेंडली है, किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है वो स्पेशली रिमोट एरिया में इसको इंस्टॉल किया जाता है,
तो रिमोट एरिया में जब इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उस एरिया में क्या जो लैंड है उसकी पर यूनिट मतलब लैंड का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो अपनी ज़मीन है वो सस्ती अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि इसको मतलब इंस्टॉल करने काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया का रिक्वायरमेंट होता है। तो ठीक है, रिमोट एरिया में इस तरीके का पावर प्लांट को सेटअप किया जाता है, जिससे क्या होता है उस एरिया में मेरा जो ज़मीन की कीमत है बहुत ही कम होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से ये जो मेरा कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे एडवांटेजेस हैं हाइड्रो पावर प्लांट के। ठीक है, उसी तरीके से कुछ डिसएडवांटेज है अपने हाइड्रो पावर प्लांट के, वो देखते हैं हम लोग क्या है ये। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स देयर कैपिटल कॉस्ट इज हाई। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कैपिटल कॉस्ट है अदर पावर प्लांट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। कि जब हम लोग इस तरीके का पावर प्लांट हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मनी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग वो काफ़ी ज़्यादा होता है उस डैम को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, कि उस हिली एरिया में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क भी है कि उस पूरा नया टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे उसमें डैम बनाया जाए, कैसे उस पानी को रोका जाए, देन उस पानी से कैसे हम लोग पावर को जनरेट किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट है अदर पावर प्लांट के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा ही हाई होता है। क्लियर। हाइड्रो पावर जनरेशन इज डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ वाटर। ये क्या है कि इसका एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक आपका उस डैम में पानी रहेगा, उस कैचमेंट एरिया में पानी रहेगा, तभी आपका पावर जनरेट हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आपका अगर रेनी सीजन है उस सीजन में तो प्रॉपर मात्रा में आपका वाटर अवेलेबल है तो हम लोग आपका पावर जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही ड्राई सीजन है, गर्मी का सीजन है, वैसे वैसे जो आपका पावर और पानी की कमी हो जाएगी उस तरीके से जो मेरा पावर आउटपुट है वो रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हाइड्रो पावर प्लांट वो किस पे डिपेंड करता है, आपका वाटर एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। आगे पॉइंट है ह्यूज सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स दे टेक लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन। ठीक है, कि जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा हेवी होता है, बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग का वर्क होता है। उससे क्या होता है कि पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में, इंस्टॉल करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, एक काफ़ी लंबा टाइम जाता है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग अगर चाहें बहुत कम टाइम में इसको तैयार करके इंस्टॉल करके और अपने पावर को जनरेट कर सके तो ये संभव नहीं है। इसमें इसके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। नेक्स्ट, हाइड्रो प्लांट रिजर्वर सबमर्ज ह्यूज एरिया एंड क्रिएट सोशल एंड अदर प्रॉब्लम। रिजर्वर वो होता है जहाँ पे जस्ट लाइक कैचमेंट एरिया, जहाँ पे हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, जो पूरा का पूरा एरिया होता है। तो मैंने पहले ही बोला कि हाइड्रो पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो आसपास के बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है। तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो आसपास जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, या आसपास जो भी चीज़ें हैं उसका इफेक्ट पड़ता है कि उनकी पूरी ज़मीनें क्या हो जाए, एक्वायर हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर डैम बना दिया जाता है स्टार्टिंग में बहुत तरीके के जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं उसको कंस्ट्रक्शन करने में। ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत आती है। हम लोग देखते हैं कि जो सिंपल सी बात करें कि अगर कोई मेन रोड है वहाँ पे अगर फ्लाईओवर का काम होता है तो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक में समस्या आती है, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, जाम की समस्या हो जाती है जब तक वो कम्प्लीटली बंद नहीं जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कि कहीं भी हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड को हम लोग एक्वायर करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आसपास के जो भी गांव है, जो भी लोग हैं, उनको बहुत तरीके की दिक्कत परेशानी आती है। ठीक है, पावर आउटपुट टोटली डिपेंड ऑन मानसून। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट का एक सिंपल सा फंडा है, आपका पानी रहेगा तभी आपका पावर जनरेट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को टरबाइन की ब्लेड्स पे गिराते हैं जिससे टरबाइन रोटेट करता है और देन आपका टरबाइन से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है, पावर जनरेट होता है। ठीक है, तो टोटली डिपेंड करता है मानसून। मानसून का मतलब रेनी सीजन। ठीक है, कि अगर मेरे पास वाटर अवेलेबल है तो मेरा पावर जनरेट होगा, अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो मेरा पावर जनरेट नहीं होगा। क्लियर। As sites are away from load center, so cost of transmission and losses in it are more. जो हाइड्रो पावर प्लांट है अगर उसको हम लोग लोड सेंटर से दूर लगाते हैं
तो उससे क्या होगा कि जो मेरा वहाँ से पावर जनरेशन सेंटर से लोड के पास ट्रांसमिट करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर मतलब ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो जो ओवरऑल जो आपका ट्रांसमिशन लॉसेज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ टर्म्स हैं आपके हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कि आपका हाइड्रोग्राफ क्या है, हाइड्रोलॉजी क्या है, रिजर्वर रन ऑफ ग्राफ क्या है। ठीक है, उसके तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग लेआउट वगैरह देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट का। थैंक यू।